हेलो स्टूडेंट्स, एसवी चिल्ड्रन एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। 12th क्लास के अंदर हमारा टॉपिक चल रहा था धातुक्रम, और धातुक्रम के अंदर हमने अलग अलग स्टेप पढ़े थे कि अयस्क जो हैं उनसे धातुओं का निष्कर्षण कैसे कराया जाता है। तो हमने तीन स्टेप पढ़ लिए हैं। तीन के बाद में चौथा जो था वो अपचयन वाला भी हमारा कंप्लीट हो गया था। अब मैं उन स्टेप्स को कुछ एग्जाम्पल की मदद से आपको समझा रहा हूँ कि किस प्रकार से धातु ऑक्साइड जो है उनसे धातु का निष्कर्षण किया जाता है और उसके यूजेस या अनुप्रयोग क्या क्या है। तो सबसे पहला देखिए, आयरन का इसके ऑक्साइड अयस्क से निष्कर्षण। तो इसमें अपने को पता है क्या है, जो स्टेप हमने पढ़े थे ना पहले, वो वाले स्टेप सारे के सारे अपने को लिखने पड़ेंगे इसमें बार बार। सबसे पहला होता है अयस्क। अयस्क में हम आयरन की अगर बात करें, लोहे की बात करें, तो हेमेटाइट, इसके अलावा लिमोनाइट, मैग्नेटाइट और आयरन पायराइट। ठीक है, तो ये इसके अयस्क हैं। प्रक्रम में आपको पहले इसमें सारे स्टेप अप्लाई करने हैं। पहला स्टेप होता है अपना अयस्क का पीसना। तो अयस्क का पीसना जो है उसमें ये लिखा जाता है कि अयस्क को स्टैम्प मिल के अंदर पीसा जाता है। पीसने के बाद में वो क्या बन जाता है, पाउडर बन जाता है उसका। ठीक है, पाउडर जो है उसका फिर अपने सांद्रण करते हैं। दूसरा स्टेप आता है अयस्क का सांद्रण। ये जो स्टेप मैं आपको बता रहा हूँ, ये आप जिस दिन हमने लेसन स्टार्ट किया था ना, उसका दूसरा वीडियो है। दूसरे वीडियो के अंदर मैंने आपको 5 स्टेप बताए हुए हैं। तो वो 5 स्टेप जो है वो अपने को इसके ऊपर अप्लाई करने हैं। तो इसमें देखिए क्या होगा कि जो है इसमें सांद्रण करेंगे। सांद्रण जो है इसका चुंबकीय पृथक्करण विधि से कराया जाता है। चुंबकीय पृथक्करण विधि से कराने का कारण ये है कि जो आयरन है वो अनुचुंबकीय प्रवृत्ति का होता है, तो इसलिए ये चुंबकीय पृथक्करण विधि से सेपरेट हो जाएगा या अलग हो जाएगा। अब सांद्रित अयस्क का चुंबकीय पृथक विधि के द्वारा सांद्रण कराने के बाद में फिर इसको क्या किया जाता है, धातु ऑक्साइड में बदला जाता है। धातु ऑक्साइड में बदलने के लिए इसका निस्तापन कराया जाएगा और फिर इसका भर्जन कराया जाएगा। मतलब निस्तापन और भर्जन दोनों ही चीज़ें इसमें अप्लाई कराई जाएंगी। फिर बात आती है प्रगलन। प्रगलन जो है इसको जब हम अपचयन कराते हैं कार्बन के द्वारा या कोयले की उपस्थिति में अपचयन कराते हैं तो उस विधि को प्रगलन कहा जाता है। अब प्रगलन जो है वो करवाने के लिए क्या करते हैं, वात्या भट्टी के अंदर कार्बन और इसके अलावा कुछ अन्य पदार्थ डाले जाते हैं। वात्या भट्टी जो है वो स्टील से बनी बेलनाकार संरचना होती है। जैसे ईंटों वाला भट्टा होता है ना, बिल्कुल उसी तरीके की एक संरचना होती है, जिसकी ऊंचाई लगभग 30 मीटर और व्यास जो है लगभग 6 से 8 मीटर के आसपास होता है। भट्टी के शीर्ष पर कप कोन व्यवस्था होती है जिसके द्वारा धान डाला जाता है। अब धान क्या है मैं अभी कुछ देर बाद में आपको बताऊंगा। भट्टी में नलों के द्वारा गर्म वायु को प्रवाहित किया जाता है। इन नलों को ट्वियर कहा जाता है। तो अभी हम इसका चित्र देखेंगे, उसमें हम समझेंगे कि ट्वियर क्या है, धान क्या है। भट्टी का ताप ऊपर से नीचे की ओर जाने पर बढ़ता है। भट्टी के पैंदे की ओर धातुमल एवं गलित आयरन धातु के निष्कासन के लिए पृथक पृथक निकास मार्ग बने होते हैं। ठीक है, ये जो है वो वात्या भट्टी आपके सामने है। वात्या भट्टी में देखिए ऊपर ही ऊपर धान जो लिखा हुआ है, धान धान कहते हैं भर्जित अयस्क को, प्लस उसमें चूना पत्थर यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट डाल दिया जाता है और प्लस उसमें कोक या कोयला डाल दिया जाता है। इन तीनों को मिला के धान कहा जाता है। ऊपर से जब इसमें ये धान जो है वो प्रवाहित करेंगे तो क्या होगा कि ये वात्या भट्टी जो है ये आप देख रहे हैं कि इसके अंदर अलग अलग ताप है। 2173 केल्विन, नीचे नीचे देखिए 2173 केल्विन टेम्परेचर लिखा हुआ है, ऊपर 1773 लिखा है, फिर 1573, फिर 1273, ऐसे करके भट्टी में नीचे से ऊपर की ओर जैसे जैसे जाएंगे तो टेम्परेचर कम होता जाएगा। ठीक है, अब वो टेम्परेचर जो जैसे जैसे कम होता जाएगा वैसे वैसे आप इसमें देख रहे हैं कि जो इसके क्षेत्र हैं वो क्षेत्र अलग अलग इसके अंदर जो है वो बने हुए हैं। सबसे नीचे का क्षेत्र जिसमें 2173 केल्विन टेम्परेचर है उसको दहन क्षेत्र कहते हैं। फिर संगलित क्षेत्र आ जाएगा, फिर केंद्रीय क्षेत्र और उसके बाद में अपचयन क्षेत्र आ जाता है। भट्टी जो है स्टील की बनी होती है। अंदर की साइड में इसमें फायर प्रूफ ईंटें या अग्निसह ईंटें लगी होती हैं। अवशिष्ट गैसें जो है इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और N2 वगैरह निकल जाती हैं। पिघली धातु जो है वो नीचे आप जैसे एक टैंक देख रहे हैं उसमें से अलग हो जाती है और धातुमल जो होता है वो तैरता रहता है इस पिघली धातु के ऊपर। तो धातुमल को भी क्या कर लिया जाता है, अलग कर लिया जाता है।
अब इसमें भट्टी में जैसे अलग अलग टेम्परेचर है ना, तो अलग अलग टेम्परेचर पर अलग अलग ही रिएक्शन होंगी। ठीक है, अलग अलग टेम्परेचर पर अलग अलग रिएक्शन होंगी, और वो अलग अलग रिएक्शन कैसे होंगी ये आप देखिए। सबसे पहले अपन धान के बारे में, या जिसको चार्ज बोला जाता है, चार्ज, निस्तापन और भर्जित अयस्क प्लस कोक और प्लस चूने का पत्थर, ये तीनों को मिला दिया और तीनों क्या बन जाते हैं, चार्ज बन जाते हैं, मतलब इनको धान कह दिया जाता है। अब इसमें देखिए अपचयन क्षेत्र जो है उसमें क्या होगा, 673 केल्विन से 973 केल्विन के आसपास जब टेम्परेचर होता है, तो इसमें हेमेटाइट जो है वो कार्बन मोनोऑक्साइड से क्रिया करके Fe3O4 बनाएगा। Fe3O4 फिर कार्बन मोनोऑक्साइड से क्रिया करके FeO बनाएगा, और फिर हेमेटाइट जो है Fe2O3 वो वापस CO से क्रिया करके FeO बनाएगा। यानी कि इस क्रिया के अंदर, अपचयन क्षेत्र के अंदर क्या होता है कि आयरन के ऑक्साइड का निर्माण हो जाता है। केंद्रीय क्षेत्र जो है उसमें टेम्परेचर 1173 केल्विन से 1473 केल्विन होता है, और इसमें कैल्शियम कार्बोनेट यानी कि जो चूना पत्थर डाला वो टूट जाएगा CaO में और CO2 में, और FeO जो है वो CO के साथ क्रिया करके अपचयित हो जाएगा, CO2 जो है उड़ जाएगी और Fe रह जाएगा। फिर कैल्शियम ऑक्साइड जो है वो SiO2 से क्रिया करके धातुमल CaSiO3 बना लेता है। ठीक, तो ये दो प्रकार की क्रियाएं इसमें हो जाती हैं। फिर आता है संगलित क्षेत्र। संगलित क्षेत्र में क्या है, 1373 केल्विन से 1573 केल्विन लगभग टेम्परेचर होता है, और इसमें क्या होता है, कोयला जो है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्रिया करके कार्बन मोनोऑक्साइड बना लेता है। फिर आता है दहन क्षेत्र, सबसे नीचे का क्षेत्र जहाँ पर जो है ट्वियर के द्वारा गर्म वायु जो है वो भेजी जाती है। कार्बन और ऑक्सीजन जो है वो क्रिया करके CO2 बना लेते हैं, और FeO प्लस C जो है क्रिया करके Fe प्लस CO बना लेते हैं। धातुमल हल्का होने के कारण गलित धातु की सतह पर तैरता है, जिसे समय समय पर पृथक कर लिया जाता है। वात्या भट्टी से प्राप्त आयरन को कच्चा लोहा या पिग आयरन कहा जाता है, और इसमें लगभग 4% के आसपास कार्बन होता है। ठीक है, इसमें फास्फोरस, सल्फर, सिलिकॉन, Mn आदि की अशुद्धियाँ सूक्ष्म मात्रा में विद्यमान रहती हैं। फिर आता है ढलवां लोहा। अब जो पिग आयरन हमने बनाया था ना, उसको क्या किया जाता है, ठंडा किया जाता है। अब उसको ठंडा करने के भी दो तरीके हैं। अगर उसको हम तेज़ी से ठंडा करें तो उससे बनने वाला जो लोहा होगा उसको हम ढलवां लोहा कहेंगे या कास्ट आयरन कहेंगे। ठीक, अच्छा, अगर उसको धीरे धीरे ठंडा किया जाए तो फिर उसको ढलवां लोहा, भूरा ढलवां लोहा या ब्राउन कास्ट आयरन कहेंगे। वो कार्बन ग्रेफाइट के रूप में विद्यमान रहता है। ढलवां लोहा जो है उसमें कार्बन की मात्रा 3% रह जाती है, और यह अति कठोर एवं भंगुर होता है, इसमें जंग नहीं लगती। फिर आता है पिटवां लोहा। यह लोहे का शुद्धतम रूप होता है, जिसमें कार्बन की प्रतिशत मात्रा 0.2% से 0.5% होती है। इसमें अन्य धातुओं की अशुद्धियाँ भी बहुत कम होती हैं। अशुद्धियों के कारण ढलवां लोहा 1423 केल्विन से 1523 केल्विन के मध्य पिघलता है, जबकि पिटवां लोहा 1823 केल्विन पर पिघलता है। ठीक है, तो ये पिटवां लोहा और इसके बारे में बात हो गई। ये सारा जो प्रोसीजर था ये आयरन के बारे में मैंने आपको बताया, और आज एक ही टॉपिक अब आज की वीडियो में अपन पढ़ रहे हैं। इसके बारे में ना सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। इसके अंदर हमने 4 स्टेप लगा दिए हैं, यानी कि अयस्क का पीसना भी हो गया है, अयस्क का सांद्रण भी हो गया है चुंबकीय पृथक्करण विधि से, फिर अयस्क का जो है वो ऑक्साइड में परिवर्तन भी हो गया निस्तापन और भर्जन विधि से, फिर उसके बाद में हमने उसका अपचयन भी कर दिया है, और अपचयन जो है वो कार्बन की उपस्थिति में किया, तो इसलिए उसको हमने प्रगलन कह दिया। और फिर लास्ट में जो लोहे के प्रकार हमने पढ़ लिए कि लोहा कितने प्रकार का होता है, पिग आयरन क्या होता है, ढलवां लोहा क्या होता है, और पिटवां लोहा क्या होता है, ये सारी चीज़ें हमने सीख ली हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग कॉपर के बारे में पढ़ेंगे कि कॉपर का या तांबे का जो धातुक्रम है वो किस प्रकार से उसको प्यूरिफाई किया जाता है। अच्छा, ये जो जितने भी प्रकार के आयरन इसमें हमें प्राप्त हुए हैं, ये सारे के सारे आयरन जो हैं वो 100% रूप से शुद्ध नहीं है। ठीक है, जब भी धातु का शुद्धिकरण होगा ना, तो अपने को शुद्धिकरण के लिए अलग प्रक्रियाएं अपनानी पड़ेंगी, फिर वो धातु जो है वो शुद्ध होती है। ठीक है, तो ये आपने इसमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम कॉपर के धातुक्रम के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।